हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज कोचिंग सेंटर में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक हैं और आपको बहुत मेहनत से पढ़ाई करना है जिससे अच्छे नंबर आ सकें। माय डियर स्टूडेंट्स, फरवरी माह में आपके बोर्ड एग्ज़ाम प्रस्तावित हैं। कुछ समय का समय बचा है, आपको इसीलिए मेहनत से पढ़ाई करना है जिससे बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से आप नंबर लेकर आ सकें। आपके बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए रोज़ाना यूट्यूब पर वीडियो अपलोड की जा रही हैं। बेटा, बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से जो प्रश्न इस बार सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, वही प्रश्न रोज़ाना यूट्यूब पर पढ़ाए जा रहे हैं। आपका काम क्या है बेटा, जो भी वीडियो अपलोड हों, उन सभी वीडियो को अच्छे से रोज़ाना देखें और उन्हें अच्छे से तैयार करें, जिससे बोर्ड एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न ना बच सके। आज की वीडियो में बेटा हम कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान अर्थात सोशल साइंस विषय के हिस्ट्री अर्थात इतिहास भाग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। तो चलिए बेटा, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला प्रश्न है, आप इन प्रश्नों की संख्या पर ना जाएं, आप केवल प्रश्न को देखा करें। ठीक है बेटा। सबसे पहला प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान था। यूरोप में राष्ट्रवाद के विषय में संस्कृति का क्या योगदान था, ये बेटा एनसीईआरटी का प्रश्न है। या यूरोप में राष्ट्रवाद के विषय में संस्कृति के योगदान को दर्शाने के लिए 3 उदाहरण दें। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने के लिए 3 उदाहरण दें। तो बेटा 3 उदाहरण पूछ रहे हैं जी, यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ था, उसके विकास में संस्कृति का क्या योगदान है। ये बेटा 2022 में आया है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है बेटा, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। उत्तर है बेटा, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को निम्नलिखित उदाहरणों से समझा जा सकता है। वैसे तो 3 पूछे ना, तो निम्नलिखित उदाहरणों से समझा जा सकता है। तो बेटा प्रथम यानी पहला उदाहरण क्या है, उदाहरण के रूप में हम रूमानीवाद नामक सांस्कृतिक आंदोलन को ले सकते हैं। सबसे पहले बेटा आप एक बात ध्यान रखें, यहाँ पर हम जो आंसर पढ़ेंगे वो काफ़ी लॉन्ग होंगे, मतलब दीर्घ होंगे, बड़े बड़े आंसर होंगे। यदि आप इसे रटने की समझ रहे हैं कि पूरा हम रट लें एक एक वर्ड, तो बेटा आप इतिहास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतिहास में सभी चीज़ बेटा बड़े बड़े हैं। तो इसीलिए आप उस प्रश्न के आंसर को पढ़ेंगे और उसको पढ़ने के बाद जो मेन मेन बातें, मुख्य मुख्य बातें, उन्हें अपनी भाषा में लिखेंगे। ऐसे ही बेटा होगा पूरा इतिहास। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो बेटा अपनी भाषा में ही आपको लिखना है। ठीक है, चलिए कह रहे हैं, उदाहरण के लिए रूप में हम रूमानीवाद नामक सांस्कृतिक आंदोलन को ले सकते हैं। रूमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो विशिष्ट प्रकार की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। किसका विकास करना चाहता था बेटा, राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था, विशिष्ट प्रकार की। तो आप सिंपल ये लिखेंगे, उदाहरण में पहले में क्या लिखोगे कि हम रूमानीवाद नामक सांस्कृतिक आंदोलन को ले सकते हैं, और रूमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो विशिष्ट प्रकार की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। बस हो गया बेटा एक। चलिए 2 समझते हैं। दूसरा उदाहरण क्या है, ध्यान से देखें बेटा। दूसरा उदाहरण है, उदाहरण के रूप में हम क्षेत्रीय बोलियों को ले सकते हैं। तो सब ये बना बना के लिखना है, बस एक बार पढ़ के, लेकिन हाँ होना वही चाहिए, बिल्कुल रटना नहीं है। पढ़ो, समझो, लिख दो। उदाहरण के रूप में हम क्षेत्रीय बोलियों को ले सकते हैं। क्षेत्रीय बोलियां राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती हैं, क्योंकि यही यथार्थ रूप में आधुनिक राष्ट्रवादियों को के संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाती हैं, जो अधिकांशतः निरक्षर थे। क्या थे बेटा, निरक्षर थे। अब दूसरा उदाहरण क्या है कि कई लोग निरक्षर थे, पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन्हें जो हम क्षेत्रीय बोलियां थी, भाषा थी, उसी से वो कोई बात को समझते थे। ठीक है, तीसरा देखते हैं। उदाहरण के रूप में हम
संगीत को ले सकते हैं। कैरोल कुरपिस्की एक पोलिश नागरिक ने राष्ट्रीय संघर्ष को अपने आपेरो में के आपेरो में संगीत के रूप में गुणगान किया और पोलिनस और माजुरला जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया। तो बेटा इसमें संगीत को लिया गया है, जिसमें कैरोल कुरपिस्की एक पोलिश नागरिक ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने आपेरा में संगीत के रूप में गुणगान किया और पोलिनस और माजुरला जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीकों में क्या कर दिया बेटा, बदल दिया। ये थे 3 उदाहरण, जिससे बेटा क्या था, यूरोप में राष्ट्रवाद में विकास में संस्कृति का योगदान दर्शा रहे थे ये 3 उदाहरण। चलिए अब देखते हैं बेटा अगला प्रश्न। अच्छे प्रश्न एक भी छूट ना जाए, बिल्कुल साथ साथ याद करते चलना। देखें अगला प्रश्न, जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाएं। जर्मन में जो एकीकरण प्रक्रिया थी उसका संक्षेप में लिख दो बेटा। एनसीईआरटी का प्रश्न है। अगला है मेरे प्यारे बच्चों, जर्मनी के एकीकरण प्रक्रिया कब और कैसे हुआ ये बता दो। यह है जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में एक संक्षिप्त लेख लिख दीजिए। ये बेटा 2020 और 22 में आया है। तो चलिए देखते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि है तो बेटा ये भी इम्पोर्टेंट। देखें क्या है उत्तर। राष्ट्रवादी भावनाएं मध्य वर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी व्याप्त थीं। बिल्कुल कहानी की तरह पढ़ो बेटा। राष्ट्रवादी जो भावनाएं थीं वो मध्यम वर्गीय लोगों में काफ़ी व्याप्त थीं। उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। किन किन इलाकों को, जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा, जिसके द्वारा बेटा, निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। मगर इस पहल को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया। इस पहल को किस किस ने दबा दिया बेटा, राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया। उनका प्रसा के बड़े भूस्वामी ने भी समर्थन किया। किसने समर्थन किया बेटा, प्रसा के भूस्वामियों ने समर्थन किया। उसके बाद प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाला। बिल्कुल कहानी के जैसे बेटा, पहले किसने समर्थन किया, उसके बाद प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के प्रक्रिया का जनक था या संभाला, क्या किया, उसके बाद प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। ऐसे बेटा कहानी की तरह पहले ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ, ऐसे लिखना है। उसका मुख्यमंत्री ऑटो वान बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक बना। ध्यान रखना, एकीकरण प्रक्रिया का जनक आए तो बेटा किसे लगाना है, ऑटो वान बिस्मार्क को, जिसने प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रसा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया कैसी हुई बेटा, पूरी हुई। किन युद्धों में, 3 युद्धों में प्रसा की जीत हुई 7 वर्ष के दौरान। कहां से, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रसा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। तो बेटा इस प्रकार ही आपको पढ़ना है। अगले देखते हैं। जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में पिरसा के राजा विलियम प्रथम को, ध्यान रखें बेटा, जर्मनी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में पिरसा के राजा थे, कौन थे, विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। इस तरह 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। बेटा किस सन में हुआ जर्मनी का एकीकरण, तो 1871 में हुआ। कब हुआ, 1871 में। कौन सम्राट बना, विलियम प्रथम। ठीक है बेटा, तो इन प्रश्नों के आंसर को आपको बिल्कुल कहानियों की तरह पढ़ने हैं। जैसे कहानी में पहले ये हुआ कि वहां गया फिर ये हुआ, इस प्रकार पढ़ोगे तो एक ही बार में आपको ये सारा याद हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान से समझेंगे। प्रश्न सभी इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है जरा देख लेते हैं। प्रश्न है बेटा, भारत में लोगों द्वारा रॉलेट एक्ट का किस प्रकार विरोध किया गया। भारत में लोगों द्वारा
रॉलेट एक्ट का किस प्रकार विरोध किया गया, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। बताओ बेटा, भारत के जो लोग थे उन्होंने रॉलेट एक्ट का विरोध किया, पर उसका उदाहरण सहित बताओ क्यों किया, कैसे किया। या अगला है बेटा, रॉलेट एक्ट क्या था। क्या है बेटा, रॉलेट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया था, क्या परिणाम हुआ। ये बेटा 2020 में है आया। तो देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं बेटा। हेडिंग डालेंगे रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट 1919 में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल तक जेल में बंद किया जा सकता था। क्यों किया बेटा भारतीय लोगों ने इसका विरोध, कारण था 1919 में चलाया गया था, पहला प्रश्न ध्यान रखें। और ये ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों को मुकदमे मुकदमे कुछ नहीं चलाना है, केवल शंका के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उन्हें 2 साल तक जेल में बंद कर दिया जा सकता है। तो क्या था, बिना मुकदमा चलाए, कोई मुकदमा नहीं, कोई कुछ नहीं, शंका यानी शक के आधार पर उसे उठा लो, जेल में बंद करो, 2 साल तक जेल में रखो। ये था रॉलेट एक्ट। तो बताओ गलत था नहीं था, केवल शंका के आधार पर, शक के आधार पर तुम किसी को उठाओगे तो भाई ये तो गलत है ना। बिना मुकदमा चलाए केवल शंका के आधार पर। तो भारतीय लोगों ने इसका क्या किया था बेटा, विरोध किया था। अगले देखते हैं इससे परिणाम क्या निकला था, जरा देख लेते हैं। विरोध करने से जो परिणाम निकला था, हेडिंग पड़ा बेटा परिणाम। अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू करने के साथ मार्शल लॉ लागू कर दिया। अंग्रेजों ने सोचा रहे ऐसे तो भारतीय मान नहीं रहे, तो उन्होंने क्या किया, राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू करने लगे, लाठी डंडे चलाने लगे और मार्शल लॉ लागू कर दिया। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। फिर क्या हो गया बेटा, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। इसके विरोध किसने कैसे हुआ, भारत में लोगों द्वारा रॉलेट एक्ट का विरोध निम्न प्रकार से किया गया। विरोध कैसे कर रहे थे जरा देख लेते हैं। पहला पॉइंट, विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। कहते नहीं रैली निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं कि ये कानून वापस लो। दूसरा है बेटा, रेलवे वर्कशॉप में कारागार हड़ताल पर चले गए। कहाँ चले गए बेटा, हड़ताल पर चले गए। तीसरा है, कई शहरों में दुकानदारों ने दुकान बंद करके अपना विरोध जताया। तो बेटा इस प्रकार इसका विरोध हुआ था, सब रैली जुलूस का आयोजन हुआ था, रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए, कोई काम नहीं कर रहा था, कई शहरों में दुकानदारों ने दुकान बंद करके अपना विरोध जताया था जताया था। तो बेटा ये था रॉलेट एक्ट। ठीक है, चलिए अगले बढ़ते हैं, ध्यान से समझेंगे बेटा। अगले देखें, अगला प्रश्न देखो बेटा, प्रश्न बहुत अच्छे हैं, बच नहीं सकता प्रश्न यहाँ से, इसलिए देखते रहे। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। ये आंदोलन क्यों चलाया गया था, कोई 3 कारण बता दो। 2022 में आया प्रश्न है बेटा। उत्तर क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन के 3 कारण निम्नलिखित हैं, या 3 कारण निम्न बताएं कौन कौन से। पहला, इस आंदोलन का तात्कालिक कारण क्रिप्स मिशन के बिना किसी अंतिम निर्णय पर पहुंचे ही समाप्त हो जाना था। पहला कारण क्या था, इस आंदोलन का तात्कालिक कारण क्रिप्स मिशन लागू किया गया था, क्रिप्स मिशन के बिना किसी अंतिम निर्णय पर पहुंचे ही समाप्त हो जाना था। दूसरा क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का ब्रिटिश सरकार को बिना शर्त समर्थन करने की मंशा को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सही से न समझा जाना और द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था की स्थिति काफी खराब हो गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत ब्रिटिश सरकार को बिना शर्त समर्थन करने की मंशा को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सही से न समझ जाना और द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था की स्थिति काफी खराब हो गई थी बेटा, है ना। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं, 3 कारण पूछे थे, तीसरे देख लेते हैं। तीसरा क्या था, ब्रिटिश सरकार विरोधी भावना तथा पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग ने भारतीय जनता के बीच लोकप्रियता हासिल कर ली थी। वही अखिल भारतीय किसान सभा, फॉरवर्ड ब्लॉक आदि जैसे कांग्रेस से संबद्ध विभिन्न निकायों के नेतृत्व में 2 दशक से चल रहे जन आंदोलनों ने इस आंदोलन के लिए
पृष्ठभूमि निर्मित कर दी थी। तो बेटा ये सब कारण थे जो भारत छोड़ो आंदोलन के थे। तो इन्हें आप ध्यान से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, कोई कठिन नहीं है, आसानी से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे इस बार के लिए बेटा। कौन सा? ब्रेटन वुड्स समझौता, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखें क्या है प्रश्न है, ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है? एनसीईआरटी है। या ब्रेटन वुड्स समझौते का अर्थ क्या है, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था, ये समझौता क्यों हुआ था, क्या उद्देश्य था? 2022 में आया, जरा देख लेते हैं क्या है उत्तर। युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए। क्या था बेटा युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का उद्देश्य? कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए। इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 में अमेरिका इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर, ये बेटा एक स्थान था, ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में एक सहमति बनी थी। किसके लिए बनी थी बेटा? आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखने के लिए बनी थी। किस कब बनी थी? जुलाई 1944 में। कहाँ बनी थी? अमेरिका के न्यू हैम्पशर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर। और कौन किस किस की सहमति से? तो वो थे बेटा संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। इसी को ब्रेटन वुड्स समझौते के नाम से जाना जाता है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। अभी ये और है, थोड़ा और पढ़ते हैं इसका। सदस्य देशों के विदेश व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस में हुई थी? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। और ये किसके लिए था बेटा? ये था विदेशी व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए। ठीक है, युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का गठन किया गया। किसके लिए बेटा? पैसे का इंतजाम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक का गठन किया। इसी वजह से विश्व बैंक और आईएमएफ को ब्रेटन वुड्स संस्थान का ब्रेटन वुड्स दिवस ट्विन भी कहा जाता है। तो ये प्रश्न है का ब्रेटन वुड्स ट्विन किसे कहा जाता है? तो किसे? विश्व बैंक और आईएमएफ को ब्रेटन वुड्स संस्थान का ट्विन मतलब जुड़वा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्विन मतलब जुड़वा कहा जाता है। इसी आधार पर युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक अर्थव्यवस्था को अक्सर ब्रेटन वुड्स व्यवस्था भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? ब्रेटन वुड्स व्यवस्था भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगले, ध्यान से देखेंगे बेटा। अगला प्रश्न समझिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बेटा, ये सभी बहुत मेन चुनिंदा प्रश्न है इतिहास के, इसी से मिलेंगे, ध्यान रखना। एक दो और वीडियो मिलेगी इतिहास की, बस इतना ही करना है। क्या है बेटा प्रश्न? महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। महामंदी क्यों आई थी, क्या कारण रहे थे? एनसीईआरटी 2020 में आया प्रश्न है। या वैश्विक आर्थिक महामंदी के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। ये बेटा 2022 में आया है। क्या है जरा उत्तर देख लेते हैं। 1929 में आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई। कब हुई थी बेटा? 1929 में। 1929 में आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई। ये ऑप्शन में भी आ सकता है, आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब से हुई? 1929। इस मंदी के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। कारण ही तो पूछ रहे हैं ना, तो कई हैं। पहला देखते हैं। पहला है बेटा औद्योगिक क्रांति का कारण अमेरिका और ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य होने लगा था। औद्योगिक क्रांति के कारण अमेरिका और ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा था। 1930 तक तैयार माल का इतना बड़ा भंडार एकत्र हो गया कि उनका कोई खरीदार ना रहा। बेटा औद्योगिक क्रांति के कारण, नई नई मशीनें, अच्छा बीज, अच्छी फसल के कारण अमेरिका और ब्रिटेन में
बहुत ज़्यादा पैदावार होने लगी और इतनी होने लगी 1930 तक कोई माल को खरीदने वाला तक नहीं मिल रहा था। बहुत ज़्यादा भंडार इकट्ठा हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा माल इकट्ठा हो गया, कोई खरीदार तक नहीं मिल रहा था। समझे? चलिए दूसरा देखते हैं, ध्यान से देखते हैं बेटा। दूसरा प्रश्न, दूसरा पॉइंट, दूसरा क्या है? कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन के कारण, मतलब बहुत ज़्यादा उत्पादन के कारण कृषि उत्पादकों की कीमतें गिरने लगीं। अब बेटा अगर कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा हो तो उसकी कीमत गिर जाती है। अभी आपके बाजार में गोभी बहुत ज़्यादा आ जाए तो देखना उस दिन सस्ती बिकेगी। जब चीज़ ज़्यादा हो जाती है वस्तु तो रेट उसके कम हो जाते हैं, है ना? कीमतें गिरने लगीं। अब अगले है बेटा, किसानों ने अपनी घटती आय को बढ़ाने के लिए अधिक उत्पादन करना शुरू कर दिया। किसानों ने अपनी घटती आय को, घटती आय घट रही थी तो बढ़ाने के लिए अधिक उत्पादन शुरू कर दिया कि और ज़्यादा पैदा हो, भले ही सस्ती बिके ज़्यादा तो हो जाएगा, किंतु इससे कीमतें और गिरने लगीं। किसानों ने सोचा अरे और ज़्यादा, जब सस्ती बिक रही तो और ज़्यादा उत्पादन करें, सस्ती बिकेगी तब क्या है, कुछ तो बचेगा। लेकिन उससे जब बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जब वस्तु ज़्यादा हो जाएगी तो बेटा कीमत तो गिरेगी। तो इससे क्या हुआ, कीमतें गिरने लगी। खरीदारों के अभाव में कृषि उपज पड़ी पड़ी सड़ने लगी। जितनी भी कृषि वगैरह थी, खरीदार कोई थे नहीं, वो सड़ने लगी। तो इस प्रकार महामंदी आई थी। अगला देखते हैं बेटा, तीसरा पॉइंट, ध्यान से देखें। तीसरा है, संकट से पूर्व बहुत से देश, तो बेटा इन्हें ऐसी समझ के लिखने आए, पॉइंट वाइज, रट्टा नहीं मारना है। संकट से पूर्व बहुत से देश अमेरिका से कर्ज लेकर अपनी अर्थव्यवस्था चलाते थे। जब संकट से पहले जो थे, कई देश अमेरिका से कर्ज लेते थे और अपनी संकट जीवता या उत्तर जीवता चलाते थे, अर्थव्यवस्था चलाते थे। 1928 में कुछ समय पहले विदेशों में 1928 में कुछ समय पहले विदेशों में अमेरिका का कर्ज 1 अरब डॉलर था। विदेशों में अमेरिका का कर्ज कितना था? 1 अरब डॉलर। साल भर के भीतर यह कर्ज घटकर केवल चौथाई रह गया था। जो देश अमेरिकी कर्ज पर सबसे ज़्यादा निर्भर थे, उनके सामने गहरा संकट खड़ा हो गया। क्या हो गया था बेटा? गहरा संकट खड़ा हो गया, हो ही जाएगा वो तो। अगला है बेटा चौथा, यूरोप के कई बड़े बैंक धराशायी हो गए, खत्म हो गए, गरीब हो गए। यूरोप के कई बड़े बैंक धराशायी हो गए। कई देशों की मुद्रा की कीमत बुरी तरह गिर गई। अमेरिकी सरकार इस महामंदी से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आयातित पदार्थों को 2 गुना सीसा शुल्क वसूल करने लगी। कितने गुना? 2 गुना सीसा शुल्क वसूल करने लगी। कौन सी सरकार? अमेरिकी। ऐसे ही बेटा क्या आई थी? महामंदी आई थी। चलिए एक और देखते हैं, पांचवा है, 5 है बेटा। क्या है? अमेरिकी अमेरिका के शेयर बाजार में शेयरों की कीमत में गिरावट आ गई। अमेरिका के शेयर बाजार में शेयरों की कीमत में गिरावट आ गई। इसी वजह से वहाँ लाखों व्यापारियों का दिवाला निकल गया, कंगाल हो गए। लाखों व्यापारी क्या हो गए बेटा? कंगाल हो गए, उनका दिवाला निकल गया। चलिए अगले देखते हैं बेटा। अच्छा आपको बताएं बेटा, ये हमारी वीडियो का अंतिम प्रश्न था मेरे प्यारे बच्चों। ये हमारी वीडियो का अंतिम प्रश्न था। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? पसंद आई बेटा? पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट्स करके बताएंगे कैसी लगी, और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, सभी के लिए इस वीडियो का लिंक भेजें और सभी से बोलें चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अपना परिवार बड़ा हो, अपना ग्रुप बड़ा हो और सभी का भला हो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह वीडियो को लगातार देखते रहें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।